के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग जो तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े नाक़िद थे, इमरान खान की पॉलिसीज़ पर बड़ी तनकीद करते थे, जो नून लीग की पॉलिसीज़ के हामी थे। ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो एक जर्नलिस्टिक एक तबका है, ये भी हमें हर तबके की तरह ज़ाहिर है इसमें भी डिवीज़न नज़र आती है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक वाहिद सिचुएशन हमने देखी है इस बारी के इलेक्शन में, जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ का जो नाक़िद है ना वो भी बोल पड़ा है। इरशाद साहब, बड़ी ट्रांसमिशंस में हम देखते हैं, बड़े उनके जो नाक़िद सहाफ़ी थे वो भी कह रहे थे शर्म आनी चाहिए, नहीं करें, जिसका राइट है आप उसको हुकूमत बनाने दें, विच इज़ बिग चेंज। देखिए, अगर सुबह का भूला कोई शाम को घर आ जाए, भूला नहीं तो कहते नहीं कहते। ये सीधा सा मेरी तरफ से जवाब है। अभी आपने जो बात की है ना, इसमें हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ी तब्दीली है। वो तमाम लोग वाकई ऐसे थे जो कि बात नहीं सुनते थे उसकी, जो कि जेल में है, अब उसके कसीदे जो हैं वो सुनाने का टाइम आ गया है। हाँ। एक बात जो अभी मुझे MQM के हवाले से याद आई ना, परवीन शाकिर का एक शेर है, इरशाद साहब, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। अब ये MQM वाले हैं ना, यकीन कीजिए इनको ऐसे लग रहा है कि इनको मनसबे दिलबरी पे बहाल कर दिया गया है। इनको यकीन ही नहीं आ रहा हो, इतनी सीटें तो हमने जानमाज पे खड़े होकर भी नहीं मांगी थी, लेकिन मिल गई। इतना तो मांगा ही नहीं था हम लोगों ने। दूसरा शेर सुनिएगा इरशाद साहब, आपकी इजाजत से। ये जो है ना नून लीग का और हमने PPP का देखा कि डैगर्स ड्रॉन हैं और एक दूसरे से कहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इस वक्त जो टोन उसकी है ना, वो गालिब का एक शेर है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। अभी आपने भी तो एक सुनाया था बड़ा जबरदस्त, तुम्हारा हमारा साथ मुमकिन है। थे ना कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे बैठ सकते हैं, कोई हो सकता है इनका शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। तो उस पर मुझे हमाद गज़नवी का शेर याद आया कि तुम्हारा और हमारा साथ मुमकिन है, ये दुनिया है, यहाँ हर बात मुमकिन है। अच्छा, ये जो आपने एंकर्स की और जर्नलिस्टों की और तजिया का, देखिए बात ये है कि इख्तलाफ राय होता है, बिल्कुल होता है। मैं किसी सियासतदान का नाक़िद हूँ, किसी सियासतदान का मैं मोतरफ़ हूँ, लेकिन मेरी कोई ज़ाती मुफाद नहीं है अपनी राय देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सरी ज़्यादती नज़र आ रही हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई साहिब ज़मीर शख्स जो है उसको बर्दाश्त कर सकता। मुझे ये बताएं कि मैं जो 3 दिन से पहले दिन मेरे साथ जो तजर्बा हुआ इलेक्शन, उस पर मैंने आके बताया मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से, या क्या हमदर्दी हो सकती है किससे। जो लोगों पर बीत रही थी, जो मुझ पर बीती, अगर आप इलेक्शन डेज से एक दिन पहले मेरा पोलिंग स्टेशन तब्दील कर देते हैं, अगर एक पार्टी को वोट पड़ता है करोड़ों की तादाद में और आपको रिजल्ट तब्दील कर देते हैं, तो कौन साहिब शख्स होगा जो वो उसको नहीं वो करेगा। राय बदली। देखिए, पहले इशू था इमरान खान और नवाज शरीफ का, अब इशू है जमहूरियत का, अब इशू है अवाम के हक़ के हुक्मरानी का, अब इशू है पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, अवामी मैंडेट का। तो उस पर तो ज़ाहिर है हर बंदा बोलेगा, फिर वो कोई ना इमरान खान की हिमायत है ना नवाज शरीफ की मुखालफत है। बात यह है कि जो शाह साहब ने बात की, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अब है बात जमहूरियत की। अब जो शख्स उनकी तरफ जाएगा ना, जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी जाएगा और अवामी नफ़रत का भी उसे सामना करना पड़ेगा। आप ज़रा, आपने जो नाम लिए उनमें से एक नाम जो था उसने थोड़ी सी साइड ली कल के किसी टॉक शो में, तो मैं देख रहा था उसके नीचे जो रिमार्क्स आए थे ना वो इतने सख्त थे। क्या देखिए, हमारी को मुस्लिम लीग नून से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, आप साफ शफाफ तरीके से इन हथकंडों के बगैर अगर इक़्तिदार में आते हैं, वोट लेते हैं, आप हम एहतराम करेंगे। हाँ, हमने आपसे क्या लेना है, हमारी कोई जाती ना हमने इमरान खान से कुछ लेना है ना आप लोगों से। ये तो साबित हो गया ना इस इलेक्शन में। अवामी मैंडेट का एहतराम करें। मेरे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मुजम्मिल साहब, क्या खबरें हैं?
कल की मुलाकात के हवाले से, और फिर कहा जा रहा था कि कोई आज भी मुलाकात तय है जाती उमरा में, कोई एमक्यूएम का वफ्द भी आ रहा है। ये जो जोड़ तोड़ का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहाँ जाके रुकेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन में है। तो कौन क्या देने को तैयार है और कौन क्या लेने को तैयार नहीं है? मेरे नहीं ख्याल में कि इट्स टू अर्ली टू से कि कौन क्या देने को तैयार है और कौन क्या लेने को तैयार है। अभी तो CBMs हो रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। एक हीटेड कैंपेन के बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई है। अभी तो देखें पार्टी पोजीशन वाज़ेह ही नहीं है। अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है, अभी कंप्लीट रिजल्ट्स आए नहीं हैं। तो अभी तो जो मेरे पास बात है, अभी तो किसी के पास को भी नहीं पता कि उसके मुकम्मल नंबर्स क्या हैं और आगे जाके आज़ाद अरकान किसके पास कौन चला जाता है, कितने आज़ाद कहाँ जाएंगे। तो कल की जो मुलाकात थी, बेसिकली आप कह रहे हैं जो इतनी हीटेड कैंपेन हुई है गिले शिकवे करने में कि आपने इतना हमारे साथ ज्यादती की जलसों में, वो बिलावल साहब ने की या शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग की तरफ से की, कल इस चीज़ पर ज़्यादा बातचीत हुई? नहीं, इस चीज़ पर बातचीत नहीं हुई। इस चीज़ पर बात ज़रूर हुई कि आगे हुकूमतें बननी हैं और उसमें पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठना है। कोई रूठ के तो एक दूसरे से नहीं बैठ जाना है। हमने 10 साल इस मुल्क में एक ऐसे सियासतदान को देखा है जो ना ऑपोजिशन में किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार था, ना बतौर वजीर आज़म किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार था। तो मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता कि आप लेकिन बावजूद ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो गलतियां हैं इमरान खान की उसको सबको देखना चाहिए। और इमरान खान ने अपने उस दौर में बड़ी गलतियां की हैं। जब आपको ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था तब भी आप पार्लियामेंट छोड़ के चले गए, और जब आपको असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी आपने तब भी तोड़ दी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो अवामी एक मैंडेट आया है, अब जो अवाम ने अपना एक फैसला सुनाया, और अवाम का ये फैसला कोई इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी पर नहीं है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि अवाम ने जो फैसला दिया है, ये पिछले 2 सालों में, साल में जो कुछ हुआ है, इस सिस्टम के खिलाफ अवाम निकली और वोट दिया है और उसका एहतराम करना चाहिए। क्या वोट दिया है? अभी तो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, पहले मैंडेट आ तो लेने दें। आपने जितने भी रह गए हैं, फिर फाइनल फिगर आएगा तो देख लेंगे किसके पास कहाँ क्या पड़ा है। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से कि किसके पास क्या मैंडेट है। किसी के पास सिंध में कोई सीट नहीं है, आप कहते हैं उसके पास मैंडेट है। कोई बलूचिस्तान से साफ हो गया है, उसके पास कोई सीट नहीं है, वो कहते हैं मैंडेट है। कोई एक सूबे की पार्टी बन के रह गया है, कोई 2 सूबों की पार्टी बन के रह गया है। सिंध में तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है ना, इसमें क्या रिजल्ट ना होने वाली बात है? सिंध में PTI बिल्कुल जीरो है, इसमें क्या? हाँ, तो कौन कह रहा है जीरो नहीं है? बलूचिस्तान में PTI जीरो है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो जहाँ जीरो है उसको जीरो रहने दें, जहाँ उनको वोट मिली है वो तो हक दे दें, वो तो मिलना चाहिए। तो किसी ने प्लेट में रख के तो नहीं देना, अपना हक खुद देना होता है। ले लें हक। अगर उनके पास हुकूमत बनाने की सलाहियत मौजूद है तो आ जाए पार्लियामेंट में। तो अददी अक्सरियत से आपने हुकूमत बनानी है ना। हाँ। आ जाए, अपने अरकान का इजलास करें, अपना वजीर आज़म नामजद करें और अपना वजीर आज़म मुंतखब करा लें। पंजाब में अपने MPs का इजलास करें, अपना वजीर आला नामजद करें और हुकूमत बना लें। को खला में तो बनानी नहीं है, जाके पार्लियामान में बनानी है। लेकिन एथिकली, मॉरली तो हमारी सियासी जमातों को ही पीछे हट जाना चाहिए जो हुकूमतें बनाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 66 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर दी। मॉरली तो उन्हें कहना चाहिए भी हम तो पीछे हटते हैं, हमारा हक नहीं है। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको मिलनी चाहिए, हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। 51% ऑफ सीट्स किसी के पास नहीं है। मैंडेट क्या है? मैंडेट तो फिर 51% सीट्स है ना। तो 51% सीट्स तो सबसे ज्यादा आप नहीं आपको नजर नहीं आ रहा कि जो PTI सपोर्टर्स हैं, जिनको PTI की हिमायत है, वो इंडिपेंडेंट ज्यादा कामयाब हुए हैं? तो अपना इजलास करके दिखा दें कि हम कामयाब हुए हैं, रोका है किसी ने? इकट्ठे तो कर लें उनको। तो इकट्ठे ही हैं सारे, दिखा तो दें कि हम सारे इकट्ठे हैं। हमने तो हमेशा देखा है कि बिकने में तहरीक इंसाफ के अरकान और तहरीक इंसाफ के लोग सबसे आगे होते हैं। ये चाहे KP में सेनेट का इजलास हो, चाहे कौमी असेंबली की मंडी हो, इमरान खान ने हमेशा वो टीम इकट्ठी की है जो बिकने में सबसे आगे। लेकिन आप देखें ना, अभी अगर 100 उनके पास हैं रिजर्व, उसके रेशो से अगर 30 भी इनके पास आ जाती हैं, वो तो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं। नहीं हो जाते, क्यों? इंडिपेंडेंट किसको ज्यादा मिल रही है? अगर वो किसी में शामिल हो जाए और उस रेशो के हिसाब से उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो हक तो उनका है भाई।
आपने शायद कानून नहीं पढ़ा है, क्या? आइन पढ़ा है। वो किसी पार्टी में शामिल हो भी जाएं हाँ। तो भी उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सिर्फ उस सूरत में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी अगर उस पार्टी ने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी होगी। अब जिन जमातों की बात हो रही है मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की, उसने अपनी मखसूस खवातीन की नशिस्त पर सिर्फ 2 नाम दिए हुए हैं। मैंने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी ये बात से चेक की, अच्छा। और कानूनी माहिरीन से भी चेक की। वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन में शामिल होकर भी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं की। नहीं उन्होंने दी लिस्ट मखसूस नशिस्तों के लिए एक मिनट। वो बाकायदा अपनी लिस्ट दे चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, लेकिन जब उनका सिंबल वापस ले लिया गया तो उसके बाद नोटिफाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने उस लिस्ट में जो मखसूस नशिस्तों की नामजदगी की लिस्ट थी वो शामिल नहीं की। ये बात नहीं कि अप्लाई नहीं किया। वो बात ठीक है, लेकिन इरशाद आरिफ साहब, आप सिंबल का केस सुप्रीम कोर्ट में हार गए, अब वो कहानी हो गई खत्म। नजरसानी की अपील पड़ी है अभी। इस तरह करें ना शाजिया, मैं समझता हूँ कि अपील पड़ी है अभी। मैं शायद इस तरह करते हैं ना, मेरा ख्याल है ये भी 90 जो है ना मियां नवाज को दे दें, बाकी भी जो बचे हुए हैं वो भी फैसला अपनी जगह, फिर वो इलेक्शन कमीशन का फैसला अपनी जगह, लेकिन इन सब पर जो हावी फैसला है वो अवाम का फैसला है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। आपका आइन भी अवाम ने बनाया है, आपके कवानीन भी अवाम ने बनाए और अवाम के लिए बनाए गए हैं। जमहूरियत जो है वो अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए और अवाम से है, अवाम से है। अच्छा, ये जो मुजम्मिल साहब आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, मुझे बात कह लेने दीजिए, मुझे जी बात प्लीज कर लेने करें दीजिए। जी करें मुजम्मिल साहब, करें। शाद आरिफ साहब, जमहूरियत किसी खास जमात के घर की गुलाम नहीं है। आवाज नहीं नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो सियासी जमात की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अवाम के मैंडेट की बात कर रहे हैं। या आप दोस्त मार रहे, किसी सियासी जमात की नहीं है। अब किसी जमात को अपनी जरूरत के तहत अगर कोई जमहूरियत याद आ गई है तो उसके लिए बदल नहीं जाएगा कानून। जब सेनेट से निशान छीन लिए गए थे तो आज कौमी असेंबली से छीन लिए गए हैं, तब भी बताया गया था कि मुल्क का कानून जो है वो हावी है हर चीज पे। आज भी मुल्क का कानून सब चीजों पर हावी है। ऐसी कौन सी बात है? आरिफ अलवी साहब ने क्या खूबसूरत ट्वीट किया है कि किसी के लिए गड़ा खोदा हुआ खुद उसमें गिर जाना पड़ता है। उन्होंने ये ट्वीट मुझे लगता है बिल्कुल इमरान खान के लिए किया है। हम अभी ये बात कर रहे थे कि वो लोग भी जो तहरीके इंसाफ के बड़े नाकिद हैं, वो लोग भी जो इमरान खान के बड़े नाकिद हैं, पॉलिसीज के बड़े नाकिद हैं, लेकिन इस वक्त जो ज्यादती अवाम के मैंडेट के साथ हो रही है ना, वो भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब को तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। वो भी कह रहे हैं कि 66 सीटों के साथ तकरीर करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। वो लोग भी कह रहे हैं कि ये आप जो है अवाम के वोटों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अब हम एक मुजम्मिल साहब को देख रहे हैं जिन्होंने कहा चिट्टा है। नहीं, मुजम्मिल सरवरदी साहब को ये हक हासिल है कि वो अपनी राय दें। बिल्कुल दें। आप मेरी बात सुने, आपको वो सीटें 66 नजर आ रही है ना, इस मखसूस नशिस्तें डाल के आज तकरीर वाले दिन उतनी थी नहीं, फोरकास्ट सबके सामने थी। मुझे भी समझ है कि वो 100 पे खड़े हो जाएंगे आके। 120-25 पे होंगे। अच्छा, आपको पता था कि वो इतनी सीटें हो जाएंगी? सीटें तो आज भी रिजल्ट, अच्छा आपको पता था कि रिजल्ट लेट होगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, रिजल्ट लेट होने दो। नहीं, देखिए 70 सीटें मखसूस, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, मेजॉरिटी शेयर मखसूस नशिस्तों का उसे मिल जाने हैं, पंजाब में भी और मरकज में भी। 50 मखसूस नशिस्तें पंजाब में मिल जानी है, 45 मरकज में मिल जानी है। सबको नजर आ रहा है, जिसको मैथमेटिक्स आता है, जिसने आपका व्यू पॉइंट समझ में आ रहा है मुजम्मिल साहिब। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, जी जी सुन रहे हैं आपका मुझे व्यू पॉइंट हम सबको समझ आ रहा है। कुरान पाक में आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, हमारे लिए हमारा रास्ता। ये तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है। मतलब आप जैसे अल्फाज यूज कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये जर्नलिज्म में जो अल्फाज आप यूज कर रहे हैं। नहीं, आपके लिए थोड़ी कोई कर रहा है, वो जिन्होंने किए उनका हवाला दिया है। नहीं, आपके लिए कौन कर रहा है? आपकी राय, आपकी राय सर आंखों पे, आपका हक है, आप कोई कुछ भी राय दे सकते हैं।
आपको तो किसी ने कुछ नहीं मैं कहा। समझता हूँ कि एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आ रही है कौमी असेंबली में, उसको एक रोड मैप अपना देना चाहिए कि वो आगे क्या करना चाहती है, और वो उसने दिया है। अब पीटीआई समझती है कि उसके पास ज्यादा अरकान है, वो अपना जमल साहब, रोड मैप जो है ना, जिस रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये रोड मैप पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि ये रोड मैप अवाम ने 8 तारीख को दिया है। इस रोड मैप को फॉलो ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो मैंडेट मिल गया है ना, इसको दाएं बाएं करके या कोई कानूनी हिच बीच में डाल के या कुछ दलीलों तौजीहात के साथ मुश्किल होगा इसको उलटना पलटना। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस वक्त हालात बदल चुके हैं। वो बावजूद इसके कि इतना कुछ हो गया, जो जिस तरह से लोग निकले हैं और पागलों की तरह से उन्होंने वोट दिए हैं, वो ख़वातीन जो नई निकली हैं, ये सारा कुछ जो है इसको ज़रा समझने में देर तो लगेगी, लेकिन ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि कोई तब्दीली नाम की चीज़ आ चुकी है। जी मुजम्मिल साहब, पता नहीं आपको लग रही, आप देखें माजरत के साथ, हमने तो ये देखा है कि इस मुल्क में एक डिप्टी स्पीकर 4 साल स्टे पर बैठा रहा और एंड पर आइन तोड़ के चला गया, और वो बड़ा प्यारा था तहरीक इंसाफ को, और वो हारा हुआ इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट तक स्टे पे बैठा रहा, 3 जगह से हारा, ट्रिब्यूनल से हारा, आरओ से हारा, हाई कोर्ट से हारा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे बैठा रहा। यहाँ तो ऐसी धांधली हुई है कि स्टे पर लोगों ने अपना टर्म गुजार दिए, आप तो तीसरे दिन सारे फैसले करने लगे मुजम्मिल साहब, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपका इस चीज़ पे तज्जिया लूँ, छोड़ दें, ठीक है, आपकी अपनी एक राय है, कुछ लोगों को जो आज भी आरओज़ के दफातर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, आरओज़ ने लोगों को धक्के दे दे के बाहर निकाला, कुछ लोगों ने स्टैंड भी किया कि जो हमसे करवाने की कोशिश की जा रही है, आपकी नज़र से भी सोशल मीडिया के पर वो रिपोर्ट्स या वो वीडियोस गुजरी होंगी, नहीं गुजरी होंगी तो हम आपको भी थोड़ी देर में भेज भी देते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सारी पार्टियों ने शोर मचाया, रिजल्ट लेट हो रहे हैं, नहीं क्यों हो रहे हैं, सारे सबको खौफ, मतलब कि एक डर लगना शुरू हो गया कि कहीं कुछ पर्दे के पीछे कुछ हो नहीं रहा। अगर किसी पार्टी को कोई तशवीश नहीं थी या कोई खुलकर बोला नहीं रिजल्ट के देर होने पे, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। इस सारी सिचुएशन पर आपका तज्जिया क्या है? रिजल्ट्स का लेट होना, फिर जगह जगह लोगों का ये शिकायत करना, और फिर फॉर्म 47 को जगह जगह मुख्तलिफ हलकों को चैलेंज कर देना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब मैं अपनी राय दे दूं, तहम्मुल से मैंने आपका सवाल सुना। प्लीज। ये जो आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है सारा। हम तकाबली जायजा करते हैं चीजों का, कोई मगरब की जमहूरियत से मशरक की जमहूरियत का तकाबली जायजा करता है, कोई निज़ाम खिलाफत से रियासत मदीना से आज की हुकूमत का तकाबली जायजा करता है। तो ये खेल है कंपैरेटिव एनालिसिस का। मैं पिछले इलेक्शन से आज के इलेक्शन का कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा तो मुझे ये इलेक्शन बेहतर लगेगा। पिछली दफा तो आरटीएस बैठ गया था, 5वें दिन रिजल्ट आए थे, आज तो 36 घंटे में सारे रिजल्ट पूरे हो गए हैं। तो अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस के तहत चीज़ों का जायजा लूंगा तो मुझे 2018 की निस्बत आज का आरटीएस की निस्बत ईएमएस सिस्टम भी बेहतर नजर आएगा, मुझे नताइज की रफ्तार भी बेहतर नजर आएगी, और मुझे ये इलेक्शन उससे बहुत बेहतर नजर आएगा। और जमहूरियत और निज़ाम हुकूमत कंपैरेटिव एनालिसिस का ही खेल है। तो आपको लगता है कि जो पिछली दफ़ा कोई फॉर्म 47, फॉर्म 45 इस तरीके से लोग इसको लेकर शोर मचा रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में नतीजे इस तरह चैलेंज हो रहे थे? ये तो अभी गिलगित के इलेक्शन में बिलावल ने धरना दिया हुआ था कि वहां इतनी बड़ी धांधली हो गई थी। ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में लोगों ने धरने दिए हुए थे कि इतनी बड़ी धांधली हो गई थी। यहाँ तो आज 10 से 11 रिकाउंटिंग भी हो रही है। यहाँ तो अदालत ने एक दिन में सलमान अकरम राजा को इंसाफ भी दे दिया है। वहां तो 5-5 साल लोगों को इंसाफ नहीं मिला, लोग स्टे पे बैठे 5 साल। यहाँ तो एक दिन में सहूलतकारी शुरू हो गई है। आप, मैं कह रहा हूँ ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है, बेहतर है हालात। अच्छा, ये जो जितनी इंडिपेंडेंट को पीटीआई के लोगों को सीटें मिली हैं, ये सहूलतकारी की वजह से मिली हैं? ये भी आप समझते हैं ये भी सहूलतकारी है? इतनी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। जो इमरान खान ने किया, 9 मई का वाकया, जो तहस नहस किया, ये भी नहीं मिलनी चाहिए थी, ये सहूलतकारी से मिली है। आज़ाद वैसे इंडिपेंडेंस
मैं समझता हूँ कानूनी सुकम है पाकिस्तान में कि एक ही जमात है, एक टीटीपी ने जीएचक्यू पे हमला किया था और एक पीटीआई ने किया था। ये हमारे मुल्क में कानूनी सुकम है कि उनको इलेक्शन लड़ने लगे और लोग ने उनके नाम से इलेक्शन लड़ सके। मैंने तो जब एमक्यूएम लंदन में ने अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए थे तो मैंने कहा था कि मोदी भी अपने उम्मीदवार कराची में खड़े कर सकता है। बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अभी आपने ओन चौधरी साहब का जिक्र किया और इसके साथ आपने सलमान अकरम राजा का जिक्र किया। मैंने तो अपने दिल पे अपने नहीं किया। मैंने एक दिन में आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे। अपने दिल पे हाथ रख के तो ज़रा बताइएगा कि अगर ये फैसला आपने करना हो, मुजम्मल सोहरावर्दी ने करना हो कि ओन चौधरी ज़्यादा काबिल है इस पोस्ट के लिए कि सलमान अकरम राजा, आप किसको चुनेंगे? मैं वोट एक सीक्रेट चीज है, मैं क्यों बताऊं मैं किसको चुनूंगा। लेकिन मैं इस बात पर जरूर इतराज कर रहा हूं कर रहा हूं कि शाह रात को अदालत खुल के अगर सलमान अकरम राजा को स्टे मिलेगा तो ये अदालती सहूलतकारी है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी और को ना माध्यम में मिला है ना मिल सकता है। उन्हें पहले ट्रिब्यूनल में जाना है। ये जो इस तरह स्टे मिलते हैं ये पिछले 2018 में क्यों नहीं मिल रहे थे? नहीं, हम अगर वोट एक सीक्रेट चीज़ है, जो कि आप ठीक कह रहे हैं, तो सीक्रेटली अगर मानसेरा में कोई जीत गया है और कोई हार गया है तो फिर अफसोस किस चीज़ का है, लड़ाई किस चीज़ की है, झगड़ा किस चीज़ का है? जो हार गया वो हार गया, जो जीत गया। ये तो इसमें कौन सी, इसमें अफसोस वाली क्या बात है? हार और जीत को जिंदगी और मौत का मसला तो नहीं बनाना चाहिए। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई इस चीज़ को जिंदगी और मौत का मसला बना ले। ये सियासत है, सियासतदान के 100 जन्म होते हैं, आज हारता है कल जीतता है। अच्छा, क्या अभी जो कहा जा रहा है कि सीएम बनने के लिए मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? या उस दिन जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में, वो नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को साथ इशारा करके कहा कि ये आपकी खिदमत करेंगे, तो क्या वो इशारा उनका सीएम पंजाब की तरफ था या वजीर आजम की तरफ था? देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात की जरूरत नहीं है। सही। मेरे जाती अंदाजे के मुताबिक वो 200 से ऊपर सीटें उनकी होंगी मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद। और 184 पे वजीर आला बन जाता है। हाँ। तो ये उनकी पार्लिमानी पार्टी, उनकी पार्टी फैसला कर लेगी कि किसने बनना है। मैंने तो फैसला करना नहीं है। दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। उनकी पार्टी में जो भी फैसला होगा वो बन जाएगा, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें अब किसी जमात की जरूरत नहीं है पंजाब में वजीर आला बनाने के लिए। ठीक है, बहुत 3 सूबों की हुकूमतें बिल्कुल क्लियर है। 3 सूबों की हुकूमतें बिल्कुल क्लियर है, केपी की, सिंध की और पंजाब की। बलूचिस्तान में कोलिशन बनना है और मरकज में कोलिशन बनना है। बन गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये भी लगता है कि कौमी असम्बली के इंतखाब शायद दोबारा हो जाए। अच्छा, अगर तीनों बड़ी जमातों में से कोई सी 2 जमात के इत्तेहाद नहीं होगा, यहाँ पीटीआई और पीपल्स पार्टी, आज मेरी बैरिस्टर अली जफर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून से नहीं पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं। तो अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करके मरकज में हुकूमत बना लें तो बनती है, या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें तो बनती है। अगर ये तीनों जमातें में से 2 नहीं मिलती हैं तो फिर दोबारा इंतखाब होगा कौमी असम्बली का, क्योंकि फिर हुकूमत तो नहीं बन सकती। जाहिर है फिर कोई एक अकेला तो हुकूमत बनाने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, काबिल गौर है, बिल्कुल काबिल गौर है कि कहीं गेम यही ना हो कि पंजाब मुस्लिम लीग नून को दे के मरकज़ में दोबारा इंतखाबात करा दिए जाएं। और जाहिर बात है कि पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी, जिसकी ब्यूरोक्रेसी होगी, जिसकी पुलिस होगी, आसान हो जाएगा, तो वो उसकी आसान हो जाएगा। और ये भी हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी जीत जाए तो फिर उसके बाद उसको भी मैनेज करना आसान हो जाएगा। वफाकी हुकूमत अगर किसी और की आ जाए, 2008 से 13 तक का सारी जिंदगी में एक मजा ले रहा रहेंगे यार, तो कराने क्या? मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के जितने पैनल बैठे थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, वो सब गलत हैं, सब गलत हैं और चंद एक लोग बस ठीक है।
नाम नहीं लेता। लेकिन आप जो दोबारा इंतखाबात की बात कर रहे हैं, हमें तो सेनेट के इलेक्शंस में भी जाना है, तो आप अभी तो प्रेसिडेंट साहब आपने चुनने हैं, प्रेसिडेंट कौन होगा आपका वो इंतजार कर रहे हैं। यानी डॉक्टर अलवी साहब उन्होंने कब घर जाना है, वो तंग आए हुए हैं, उनको आपने उनकी जगह पे कोई प्रेसिडेंट चुनना है। और ये जो नए नए आइडियाज़ हैं ना कि फिर इसके बाद यानी तकोज़ोरी करना हो, यानी जो आप चाहते हैं सिर्फ वही होगा तो फिर उसके बाद बात बनेगी, ये बात ठीक नहीं है। सिचुएशन को जरदारी साहब नहीं भांप रहे होंगे। देखें, आइडियल सूरत हाल ये बनती है कि जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत बनाने दी जाए, और ये जो जितनी भी जगह पे कोई बेज़ाब्तगी की शिकायत है, धांधली की शिकायत है, मार धाड़ की, इन शिकायत को जल्द से जल्द दूर किया जाए। फाफिन ने भी ये लिखा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अब फौरी तौर पर जो उज़रदारियाँ हैं वो निपटाई जाएँ, दोबारा गिनती जहाँ जहाँ मुमकिन है फौरी करके कर दिया जाए। और अगर वो 176 वाला फिगर उनका वाकई सही होता है फिर तो बड़ी मुश्किल जो भी हो, जो भी हो, देखें ये मुझे बताएं, आइडियल तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई हुकूमत बनती है लूली लंगड़ी मखलूत किस्म की, तो ये हुकूमत होगी उसी तरह की जिस तरह की हमने 22 में 23 में भुगती है। अदम इस्तेकाम होगा, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, फैसले नहीं हो सकेंगे, वो फैसले नहीं हो सकेंगे। तो फिर आइडियल सिचुएशन ये होगी कि फिर कोई 6 महीने में नए इंतखाबात करा के वाज़े मैंडेट की पार्टी को आने दिया जाए। उस वक्त भी अगर शहबाज शरीफ साहब मई में इलेक्शन का ऐलान कर देते तो आज मुल्क जिस बुहरान का शिकार है, माशी बुहरान का शिकार है, वो ना होता। वो तो कहते हैं ना कि कर दिया था, वो तैयार भी थे, इधर से इन्होंने जो था वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये क्या बात हुई कि अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो आप पीछे हट जाए, क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा यही वो कहते हैं ना कि मेरे दबाव पे किया है, तो क्या हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, अब नहीं किया, अब नहीं किया तो अब ठीक रहे, अब नहीं किया तो अब जो जिल्लत उठानी पड़ी है ये ठीक हो गया। इसी प्रेशर की अब लोगों ने मान लिया है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन के एक बात आपको बता दूं शाजिया, एक बात बता दूं कि अगर आपने फिर से कोई इलेक्शन करवाए, इस तरह की कोई नई कोई बीच में कोई आ गई ना कोई ऐसी चीज़ कि जी पंजाब में ये कर लेते हैं, उसमें ये कर लेते हैं, दोबारा ये जितने वोटर इस दफ़ा निकले हैं ना इससे ज़्यादा निकलेंगे। अच्छा, ये आप क्यों सब्र आजमा रहे हैं लोगों का? अच्छा, इस सब्र का जवाब जो है ना बड़ी जल्दी मिल जाना है, इसलिए कि आप एक तो कल जिस वक्त हम दोबारा प्रोग्राम में बैठे होंगे तो हमारी आधे से ज़्यादा खबरें जो बातें हैं ना, जो हमारी सोच है या सवालात, उसका जवाब आ चुका होगा। पीटीआई कल बड़ा ऐलान करेगी, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर में 4 ज़िमनी इलेक्शन होंगे, 4 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन होंगे, शेखुपुरा में 1 सीट पे ज़िमनी इलेक्शन होगा, इसी तरह बाकी जगहों पे होंगे। अवाम तो तैयार बैठी है। इस दफ़ा ये थोड़ी सी जो कर रहे हैं, ये जो ख़रीदो फरोख्त या 2 नंबरी या 3 नंबरी जो हो रही है, आप क्या समझते हैं? पहले लोगों ने अपना रद्देमल दिया, अब लोग इससे ज्यादा वोट देके रद्देमल देंगे। और दूसरी बात, ये आने तो दें रिजल्ट जरा। हाँ। बस अभी देखें ना चौधरी परवेज लाही साहब, अच्छा ये तो सबर कर सकता है, क्वेश्चन लगती है बात चौधरीयों का हार जाना। आप देखें वहां पे आफत रजा कोटला हार गया। हाँ। जो सारे मिलके नहीं जिसे हरा सकते थे। हाँ। वो हार गया। वहां पे आपने चौधरी परवेज लाई, किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उसकी हिदमात से नहीं हो सकता। उसकी बीवी बापर्दा औरत है, जो उसके साथ किया गया। फिर अगर वो अपना पुरअमन एहतजाज करने गए तो आपने वीडियो देखी, सबने देखी किस तरह गाड़ियों से उतर रहे हैं, सरिया मसला इस्तेमाल हो रहा है, बंदे जख्मी हो रहे हैं। किसी ने पकड़ा, किसी ने पूछा, किसी ने जाना, किसी ने उस पर एक्शन लिया। तो ये सारी चीज़ें लोग अपने अंदर रख रहे हैं, और जब ये जमा हो जाती है ना चीज़ें तो वो नुकसान होता है। हमें ये नहीं करना। हमारे देखें, हमारे रियासती इदारे हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, और फ़ौज पाकिस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ थी और उनकी आज भी कुर्बानी है, इसी वजह से हम बैठे हैं। हमारी पुलिस में जहाँ चंद अफसर गलत हैं वहाँ पे सारे गलत नहीं हैं, लेकिन हमें ये नौजवान जो अब निकल आया है, खवातीन सबसे ज़्यादा निकली है। ज़रा अभी जब वोटर्स की तादाद आएगी ना, स्टेशन पर खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि मैंने उस्मान अली नदीम मुझे आज बता रहा था, कह रहा है जी मेरी ड्यूटी लगी हुई थी एक गाँव में, कहता वलंच सुबह मैं यहाँ बिपट ले दफ्तर वालों ने लेना था। कहता सुबह वहाँ पे पहुँचा तो वो लड़कियाँ जो 100 की उठती हैं ना, अभी मुँह में नहीं धोया हुआ, वो कहता BMW बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आई। कहता हमने पूछा जी आप किसको वोट देना? इमरान खान को वोट देने आई। हमें नहीं पता कौन, हमारा पोलिंग स्टेशन ये था, तब्दील कर दिया। का जो फैसला और जो चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई ना, खवातीन उसको बहुत ज़्यादा लेके ना, उसके रिवेंज में खवातीन बहुत ज़्यादा। आपने मियां नवाज शरीफ की आपने एक और चीज़ देखी, सिर्फ एक, अगर मियां नवाज शरीफ में पूरी तकरीर में एक लफ्ज़ का, यहाँ पे यंग कितने हैं, लड़के और लड़कियाँ, बेटे और बेटियां कितने हैं।
यंग हमारे साथ है। यानी उन्हें आज तक उनके जहन में यही है कि वो जो नीचे 450 लोग खड़े हैं ना, उनमें से बेचारे जो बुलाए गए हैं, उनमें से जो खड़े हैं ये हमारे साथ। आपको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पूरे में अगर आज भी आप वोटों की गिनती करेंगे ना, तो पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ सीटों से भी है, वोटों से भी है। ठीक है, मुझे एक वक्फा लेना है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात तो हो गए, लेकिन जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कुछ रिज़ल्ट्स को मतनाज़े किया गया है, कर दिया गया है, हो गए हैं, कुछ चैलेंज हो गए हैं, लेकिन इसके बाद की जो डेवलपमेंट है अब लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि लोगों ने अपना काम कर दिया। उनकी जो ड्यूटी थी वो उन्होंने बाअहसन तरीके से उन्होंने निभा दी। अब लोग देख रहे हैं कि जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट क्या आना है। एक चीज़ शाजिया जो आप अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, देखिए एक तासुर ये है कि वो जो 20-22 बिलियन के नए वोटर्स थे जो 2018 के बाद आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, इसमें वो भी लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली मरतबा वोट दिया है और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त हैं, 22 ग्रेड में फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड होते हैं। वो मुझे फ़ोन करते हैं, उन्होंने कहा है कि तुम इस वक्त 92 में हो, तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट दिया है और मैं, मेरी बीवी, मेरे 4 बच्चे, मैंने एक बच्चे को लाहौर से मंगवाया कि तुम्हारा वोट इधर है, इधर आओ। मेरे साथ मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियों में मैंने मोहल्लेदारों को बिठाया है। ये मैं छोटा सा एक वाक्य सुना रहा हूँ, इससे आपको पता लगेगा। साहब, मेरी नानी अम्मी 85 इयर्स ओल्ड, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा परसों वोट दिया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सुनने वाले सुन लें कि वाकयातन आपकी कौम, आपकी अवाम, इरशाद आरिफ साहब जाग गई है और उनको पता लगा है कि उनका एक वोट भी कितना कीमती है। अच्छा, इसमें एक मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ नौजवानों ने या ख़वातीन ने वोट दिया है। मेरा जो देखा हमने फील्ड में वो ये है कि हर उस शख्स ने, खा वो 70 साल का है, 80 साल का है या 20 साल का है, वोट किया है इस सिस्टम के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़, बेयकीनी के ख़ानदानी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ और जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ हर बाशऊर शहरी ने वोट किया है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये टर्नआउट भी बढ़ा और इसी वजह से हमें जोश जज्बा भी पहले की निस्बत ज़्यादा नज़र आया। नौजवान इसलिए कि नौजवान मिसालियत पसंद होते हैं, उनके कोई मफादात छोटे छोटे नहीं होते और उनको ये इशू नहीं होता कि जी मैंने बिरादरी का साथ देना है फलाना। वो समझ रहे नहीं है। हर वो शख्स वोट दे रहा था तब्दीली के लिए जो समझता है कि पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क होना चाहिए, पाकिस्तान को एक खुशहाल रियासत होना चाहिए, पाकिस्तान को एक नज़रियाती रियासत होना चाहिए, पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत होनी चाहिए। ये वडेरा एज़म, नहीं, आजकल की नौजवान नस्ल इस चीज़ से बिल्कुल आ रही है। सरवत बारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे इलेक्शन उमूर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सरवत बारी साहब आपका। सरवत बारी साहब, इस जो इलेक्शंस हुए इस पर जो फैफिन की रिपोर्ट आई है, बड़े सवालात उठ रहे हैं इंतखाबी नताइज की साख पर, फॉर्म 47 को लेकर जो चैलेंजेस किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारी तंजीम जो है पतन तरक्याती तंजीम और कोलेशन 38, हमने जनवरी 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक 3 ओपिनियन पोल किए हैं, एग्जिट पोल भी किया इलेक्शन वाले दिन, 131 हल्कों में ऑब्जर्वेशन भी की। तो हमारा तो यही जो अभी बात कर रहे थे दोस्त कि मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं जिन्होंने माजी में कभी भी इंतखाबात में जहमत नहीं की थी कि वो जाके वोट डालें। तो एक तो ये है, लेकिन ये कि इसके बावजूद जो रुकावटें डाली गई, जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, जिस तरह
रात को जो नतायज आ रहे थे उनको रोका गया और फिर सुबह होने तक उनको रिवर्स किया गया। फॉर्म 45 को तकरीबन बहुत सारी परसेंटेज निकलती है कि मतलब अगर आप ये भी देखें, अगर 15-20% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 नहीं दिए गए तो तकरीबन एक हल्के में, कौमी असम्बली के हल्के में 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 1/3 पोलिंग स्टेशन पर नहीं दिए गए फॉर्म 45, तो उसका मतलब क्या है? फिर फॉर्म 45। सरवत साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो अहम मसला है फॉर्म 45 और 7 को लेकर, कि फॉर्म 45 पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास रिजल्ट्स और हैं जिनमें वो जीते हुए हैं, और फॉर्म 47 पर जो बिल्कुल फाइनल आपका एक डॉक्यूमेंट है उस पर बिल्कुल ही दुनिया बदली हुई है। तो इसमें साबित करने के लिए और क्या चीज़ चाहिए? जैसे कि सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट वो चले गए हैं, उसको चैलेंज कर दिया, और बड़े जो नताइज हैं उनको चैलेंज कर दिया गया है। इससे आगे और क्या सबूत की ज़रूरत है कि फॉर्म 45 पे कुछ है, फॉर्म 47 पे कुछ है? देखिए, एक तो फॉर्म 45 जितने पोलिंग स्टेशन हैं जो बहुत आसान है कि एस्टेब्लिश करना कि धांधली कहाँ पर की गई है, और क्योंकि सिर्फ फॉर्म 45, 47 के अलावा जो इलेक्टोरल रोल है उनके ऊपर कांटा लगाया जाता है, उसको गिनती किया जा सकता है। इसके अलावा जो टोटल बैलेट पेपर हर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर दिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके अलग फॉर्म तैयार किए जाते हैं। तो बेताशा रिकॉर्ड होता है जिसको कोई भी दुनिया का दारा टेम्पर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उनकी चुनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। दुनिया में कहते हैं ना कि सबसे माहिर चोर भी कोई ना कोई पीछे अपना पूरा छोड़ जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह धांधली भोंडे तरीके से की गई है इस इलेक्शन में, कभी माजी में इतने बड़े स्केल पर नहीं की गई। और एक पैटर्न नजर आता है कि हजारों की तादाद में जो स्पॉइल्ड वोट है, जिनको मुस्तरद शुदा वोट हम कहते हैं, बैलेट है, इतनी बड़ी तादाद में चंद हल्कों में कभी भी नहीं हुए। चंद जगहों पे हुए थे। जफरुल्लाह जमाली साहब के हल्के में 2013 में तकरीबन 35,000 रिजेक्टेड फॉर्म थे। लेकिन ये कि इस इलेक्शन में खास तौर पर एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जो रिजेक्टेड वोट है वो एक खास किस्म की पार्टी के हवाले से अगर आप देखें तो आपको ज्यादा नजर आए, और वो हजारों की तादाद में है, और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो इतना कम है, और रिजेक्टेड वोट जो इतने ज्यादा है। लेकिन आज तक रिजेक्टेड वोट के ऊपर तहकीक नहीं हुई कि रिजेक्टेड वोट गलती की वजह से है या जानबूझ के किए गए हैं, या शौरी तौर पर है। तो आप समझ रहे हैं कि इनको चैलेंज करना, जो चैलेंज हो गए हैं, इनको साबित करना आसान है, कोई इतना मसला नहीं है कि एक अगर वोट कोई 80,000 लेकर जीत रहा है और किसी के 20,000 हैं तो आप इतनी लीड को नहीं वो कर सकते चेज। देखिए, अगर तो बैलेट पेपर जो है उसकी बैक साइड पे पोलिंग स्टाफ ने मोहर नहीं लगाई, अपने दस्तखत नहीं किए, या 2 दफा 3 दफा मोहर लगी हुई है किसी बैलेट पेपर पे, तो यकीनन इन्होंने अमले ने मिलकर किसी के साथ की है। और एक पैटर्न ये भी नजर आ रहा है, बहुत सारे जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं, ऑडियोज चल रही हैं, वीडियो चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से किया गया है, क्योंकि जाहिर है जो अप्रैल 2022 से खेल खेला जा रहा था तो वो ये तो नहीं इजाजत दे सकते थे कि जो जिस पार्टी के साथ इतना कुछ किया है अब वो इलेक्शन में इतनी बड़ी अक्सरियत से जीत गया, तो उसको साबित करने के लिए कि नहीं वो कुछ सीटें जीत। बहुत सारे दोस्त हमारे टीवी चैनल पर बैठकर ये बहस कर रहे हैं, ये नुक्ता उठा रहे हैं कि अगर धांधली हुई होती तो फिर इनको 90 नशिस्तें कैसे मिल जाती है। अगर धांधली होती ये बहस हो रही है वैसे तो ये असल में तो यही कहना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि नहीं धांधली नहीं हुई, ये ऐसे ही था। लेकिन मैं आपको सिर्फ 1988 और 90 के इंतखाबात की तरफ ले जाता हूँ। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को 7.75 मिलियन वोट पड़े थे और उनकी नशिस्तें थी 80+। 1990 में उनका जो वोट बैंक था वो बढ़ गया था पीपल्स पार्टी का, 7.9 मिलियन हो गया, लेकिन सीटें आधी होगी। फिर 93 में दोबारा देखें तो फिर पीपल्स पार्टी के वोट बैंक कम हो गया, लेकिन नशिस्तें फिर बढ़ गई, दोबारा 91 हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइज धांधली की जाती है। देखे केपी मुनज़्ज़म धांधली,
तो बहुत ही, ताकि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रखा जाए, सही। तैयार किया जाए, काउंटर आर्गूमेंट तैयार किया जाए, ताकि आप कह सकें कि भी ऐसी बात कोई नहीं, अगर ऐसा ही होता तो फिर कुछ जीता क्यों। तो हमें जुलाई में भी नजर आता है, जुलाई सही। में जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हुए थे ये वही ट्रेंड था। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, आखिरी बात करना चाहूँगा, ये जो वोट है वो मुझे लगता है कि जो लोग पीटीआई को वोट डालना चाहते थे उनकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस दिखती है, लेकिन पीएमएलएन का वोटर बाहर नहीं आया। तो इसलिए अच्छा। क्योंकि जो 16 माह की इनकी कारकर्दगी है, जो इनका नैरेटिव है, पाकिस्तान खासतौर पर पंजाब के लोग तो समझते हैं कि जो 16 माह की हुकूमत थी वो बहुत ही पुअर थी, उससे महंगाई हुई है, उन्होंने बड़ा पीएमएलएन का वोटर बाहर आया है तो ख्वाजा साहब 1,18,000 पे पहुंचे हैं। नहीं, कैसे वो पहुंचे हैं? देखिए वो जो ख्वाजा आसफ साहब का वोट बैंक है, जब बाकी चीजें, वो तो सारी तहकीक होनी चाहिए। मैं तो डिमांड करता सही। हूँ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सरवत बारी साहब आपका। एक वैसे क्वेश्चन तो है कि धांधली करनी थी तो इतनी सीटें भी ना मिलती, पीटीआई जो हिमायत याफ्ता लोग हैं। देखिए, ये जो मुकम्मल धांधली होती है ना, हाँ, ये बिल्कुल प्रूव हो जाती है, समझ आ जाती है। जो समझदार लोग हैं ना वो पॉकेट्स में करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि पॉकेट्स वाली भी लोगों को अब समझ आ गई है। नहीं, उसके बारे में सिर्फ शक व शुबा ही रहता है, क्योंकि मानता उसको है कोई नहीं। अदालत में जाते हैं, प्रूव होता है, फिर भी वो लोग कहते हैं जी देखिए हमारे साथ ज्यादती हो गई, फलां जज ने जो है ये गलत इंटरप्रिटेशन की। असल चीज़ जो है ना वो सवाल ये है कि धांधली वहाँ क्यों होती है जहाँ मैं हार जाता हूँ, धांधली वहाँ क्यों नहीं होती जहाँ मैं जीत जाता बिल्कुल हूँ। सही। तो मुझे ये समझ नहीं आती, ये दो राय हैं। मेरे ख्याल में एक लाइन ड्रॉ करने का वक्त आ गया है कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं उस सिस्टम के कुछ उसूलों को मान लें, और अगर आपने चेंज करना है कोई, ये मेरी बात सुनिएगा। देखिए, आपको प्यास लगे ना शाजिया, जब प्यास लगती है तो उस वक्त कुआं नहीं खोदते, ऐसे ही आप कुआं खोदते हैं बहुत पहले। और ये वो तमाम लोग, अब मसलन मुझे खाकान अब्बासी साहब याद आ गए कि नैब नहीं होनी चाहिए। वो बेचारे ये कहते कहते यानी मुस्लिम लीग को खुदा हाफिज कर दिया उन्होंने। नैब बनाई किसने? जब बनाई, जब आप हुकूमत में आए, आपने उसका क्या किया? आपने उसका फ़ायदा उठाया। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि कोई इदारा या कोई चीज़ आपके हक में जा रही है। चेंज करना है अगर इन सियासी जमातों ने तो आइन के मुताबिक देखें, 2/3 मेजॉरिटी हो, आप असम्बली में बैठें तो सही। लेकिन अब की बार आप देखें, जो तहरीक इंसाफ है उसको बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है। बड़े आपने ब्लंडर्स किए हैं, बड़ी आपने बेवकूफ़ाना फ़ैसले किए हैं, जो आपकी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हुए, जो आपके लिए भी हुए, जो इस मुल्क के लिए भी। आप एग्री करते हैं? आप 3.5 साल की कारकर्दगी देखें, कोई मिसाली कारकर्दगी हम कह सकते हैं तहरीक इंसाफ की? देखें, किसी भी हुकूमत और किसी भी सियासी जमात की कारकर्दगी को जांचने वाले हम लोग नहीं हैं, वो इस मुल्क के अवाम हैं। हम भी अवाम में शामिल हैं। हम अवाम में शामिल हैं, हम अवाम का एक हिस्सा है। हम में से जो अक्सरियत फ़ैसला करेगी वही फ़ैसला होगा। अगर अवाम ने 3.5 साल की हुकूमत के बाद भी, जिस तरह आप फरमा रही हैं, मैं भी कह देता हूँ कि बड़ी नाकस कारकर्दगी, अवाम को अगर वो नाकस कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब नहीं है। मसला ये कि इस बार अवाम ने फैसला जब दे दिया, अवाम ने जब देखे ना, अवाम का फैसला ये होता है कि 16 माह हुकूमत की सारी जमातों ने मिल के, और नतीजा देख लिया, तो उन्होंने तो कहा था हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत थोड़ी बचाने आए हैं। नहीं, अवाम ने ये बात नहीं मानी ना। अवाम ने अगर ये बात भी नहीं मानी कि हम रियासत बचा रहे थे, तो इसका मतलब है कि सियासी जमातों का फैसला, सियासी जमातों के नैरेटिव का फैसला, सियासी जमातों की कारकर्दगी का फैसला सिर्फ अवाम। एक चीज़ जो है ना वो आपने भी बात की है कि कारकर्दगी, बस एक फ़िक्रा कि कारकर्दगी इमरान खान की जब उसकी हुकूमत रही तो कोई ख़ास नहीं रही। एक बात बताऊंगा जिसको दुनिया ने माना है, उनके ज़माने में कोविड आता है। यकीन कीजिए कि इसके बारे में मुझे दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेट्स ने, हेल्थ कार्ड है 10 लाख रुपए का जो बिला तफरीक मिला, वो ये वो नहीं हो सकता। उसके यूथ को जो कर्जे मिले वो अक्सर मुस्लिम लीग को या घर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रेडिट में जाती हैं, और इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो खड़ी हो गई थी। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब थे, इरशाद आरिफ साहब, नजम साहब, आपका, मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।